हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज की तरह आज भी आपके सामने जीएस के 20 क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी जो सीआरपी यूपीपी कांस्टेबल और बीएसएफ जो अभी हाल में बीएसएफ ट्रेडमैन के फिजिकल हो चुके हैं, उसके भी पेपर होने वाले हैं। तो उन्हीं के क्वेश्चन के आधारित पर आपके सामने डेली जीएस के 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं और आज भी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला एक क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन है दिया आपका समाजवादी, ऑप्शन भी दिया होगा पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन सी दिया आपका प्रभुत्व संपन्न और ऑप्शन डी दिया है लोक कल्याण। ऑप्शन डी क्या दिया है, लोक कल्याण। किसने बात किया है, करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना में नहीं है, प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, तो अगर हम प्रस्तावना की बात करें, किसकी प्रस्तावना के, अगर पूछे इसकी प्रस्तावना का मतलब आधार कहाँ से लिया गया था, मतलब आधार मतलब कहाँ से इसके बारे में मतलब सोचा गया था, या मतलब इसका आधार किसने रखा था। तो अगर हम प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना को कब भारतीय संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी, तीसरी बैठक कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान की तीसरी बैठक में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का पारित मतलब पेश किया गया था। कब, वहीं तरह से आपकी जो कि आपके उद्देश्य प्रस्ताव ही आपका प्रस्तावना है। ठीक, तो कब मतलब पेश किया गया था आपको 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब प्रस्तावना का जनक भी माना जाता है, प्रस्तावना का जनक भी माना जाता है। ठीक है, तो पूछा है इनमें से कौन सा मतलब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि उद्देशिका में नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें मतलब प्रस्तावना तो याद होना चाहिए। ठीक है, हमारे प्रस्तावना क्या है, तभी तो हम समझ पाएंगे कौन सा शब्द उसमें नहीं है। अगर हम प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना हमारा क्या है, हर प्रस्तावना हम देखेंगे समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है और आपका लोक कल्याण भी है। ठीक है, अब लोक कल्याण नहीं है, आपका प्रभुत्व संपन्न है। क्या है, प्रभुत्व, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। इसके लिए तो आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा प्रस्तावना में क्या कौन सा शब्द नहीं है। लोक कल्याण आपका प्रस्तावना में जो है ये शब्द नहीं दिया गया है। कौन कौन से हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न, ये आपके शब्द प्रस्तावना में मिलते हैं, लेकिन लोक कल्याण शब्द का जिक्र प्रस्तावना में कहीं भी नहीं किया गया है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजा में तलवार पकड़े हुए डैश का राष्ट्रीय प्रतीक है। मतलब किसके राष्ट्रीय प्रतीक में एक सोने का शेर को दिखाया गया है, जिसमें मतलब उसके दाहिने पंजे में मतलब तलवार पकड़े हुए है। ठीक है, तो ऑप्शन ने दिया आपका श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है, ऑप्शन भी दिया आपका भूटान का राष्ट्रीय प्रतीक है, ऑप्शन सी दिया है आपका म्यांमार का राष्ट्रीय प्रतीक है और ऑप्शन डी दिया आपका पाकिस्तान का। ऑप्शन डी क्या दिया है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो किसकी बात करें, सोने के शेर जो है ये किसके राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाया गया, तो दिखाया गया आपके श्रीलंका के राष्ट्रीय प्रतीक में, यानी ऑप्शन ही हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए हम देख लेते हैं श्रीलंका के राष्ट्रीय प्रतीक को। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका, ठीक है, ये आपका श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। क्या है, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, इसमें देख लीजिए, यहाँ पर देखिए आपके सोने के मतलब सोने कलर का एक शेर दिखाया गया है, उसके राइट हाथ में मतलब दाहिने हाथ में क्या है, एक तलवार को दिखाया गया है, तलवार को दिखाया गया है। ये क्या है, आपके श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। क्या है, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। और श्रीलंका के ध्वज की बात करें, श्रीलंका का ध्वज ये दिया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो यह क्या है, जंगली मुर्गी। जंगली मुर्गी क्या है, श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। और श्रीलंका का राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो यह क्या है, ये है आपका लिली। क्या है, लिली। लिली जो है आपके श्रीलंका का राष्ट्रीय पुष्प है। अगर वृक्ष की बात करें तो वृक्ष है आपका नाग केसर। नाग
केसर जो है श्रीलंका का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, तो ये आपका पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था कि मतलब ऐसा कौन सा चिन्ह है जो कि श्रीलंका का है, मतलब ऐसा कौन सा चिन्ह है जिसमें शेर को, सोने के शेर को दिखाया गया है और उसके राइट हाथ में यानी दाहिने हाथ में एक तलवार पकड़े हुए है, तो मतलब किस देश का है, तो किस में दिखाया गया है, तो दिखाया गया था आपका श्रीलंका में। कहाँ था? श्रीलंका का, मतलब श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है, यानी ऑप्शन ही हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए दिया आपका अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन बी दिया आपका शिवा चौहान, ऑप्शन सी दिया आपका शिवांगी सिंह और ऑप्शन डी दिया आपका भावना कांत। ऑप्शन डी किया दिया है भावना कांत। तो दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्र की बात कर रहा है। दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अगर सैन्य अधिकारी की बात करें कौन है, तो कौन है? वह आपकी शिवा चौहान, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर अवनी चतुर्वेदी की बात करें, अवनी चतुर्वेदी कौन है? तो ये आपकी पहली महिला लड़ाकू पायलट है। क्या है? पहली महिला लड़ाकू पायलट है। लड़ाकू पायलट कौन है? ये आपकी अवनी चतुर्वेदी है। और शिवांगी सिंह की बात करें तो ये कौन है? ये आपकी पहली महिला फाइटर पायलट है। पहली महिला फाइटर पायलट है। पहली महिला फाइटर पायलट पूछे कौन है, तो आपके शिवांगी सिंह है। पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है, तो आपके अवनी चतुर्वेदी है। अगर भावना कांत की बात करें, भावना कांत कौन है, तो अभी आपकी पहली महिला फाइटर पायलट जो गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होने वाली महिला पूछे, गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होने वाली पहली फाइटर पहली फाइटर महिला कौन है, तो आपकी हैं भावना कांत, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है, मतलब ऑप्शन डी क्या था? भावना कांत कौन है, तो कि मतलब गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पूछे तो कौन हो जाएंगे? भावना कांत हो जाएंगे। फाइटर पायलट सिर्फ पूछे तो वहाँ पर आपके शिवांगी सिंह हो जाएंगे। पहली महिला लड़ाकू पायलट पूछे तो वहाँ पर के हो जाएंगे आपकी अवनी चतुर्वेदी। और दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी पूछे तो कौन हो जाएंगे? हो जाएंगे आपके शिवा चौहान। कौन हो जाएंगे? शिवा चौहान। ठीक है, अगर पूछे भूटान में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है, तो आपके कैप्टन सुरभि जखमोला है। कौन है? कैप्टन सुरभि जखमोला। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जमहूरी का आयोजन कहाँ हुआ है? 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जमहूरी का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए दिया आपका हरियाणा में, ऑप्शन बी दिया आपका गुजरात में, ऑप्शन सी दिया आपका राजस्थान और ऑप्शन डी दिया आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन डी क्या दिया है? महाराष्ट्र। इसकी बात कर रहा है 118वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जमहूरी का आयोजन कहाँ हुआ है? ये आपके राजस्थान के कहाँ पर? राजस्थान के पाली जिला। कहाँ पर? पाली जिला में। अब पूछो पाली जिला में कहाँ पर? रोहट में। कहाँ पर? रोहट में। पाली जिला के रोहट में आपके 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जमहूरी का आयोजन हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका दसाइन या दसई डैश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। मतलब किसका, मतलब कहाँ का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा त्यौहार कौन सा है? दसाइन की बात करें, इसके दसाइन या दसई डैश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। ऑप्शन ए दिया आपका नेपाल का है, ऑप्शन बी दिया भूटान का, ऑप्शन सी दिया आपका म्यांमार का और ऑप्शन डी दिया श्रीलंका का। तो दसाइन की बात है, दसाइन कहाँ का महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो आपके नेपाल का एक लंबा यानी 5 दिनों तक मनाया जाने वाला ये त्यौहार है। किसके द्वारा? नेपालियों के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ का है? नेपाल का ये प्रमुख त्यौहार है, सबसे लंबा और प्रमुख त्यौहार है। ठीक, अगर हम भूटान की बात करें, देखिए भूटान का महत्वपूर्ण त्यौहार की बात करें कौन है, तो आपका पारो सेचू महोत्सव है। क्या है? पारो सेचू महोत्सव है। पारो सेचू महोत्सव कहाँ का है? आपके भूटान का महत्वपूर्ण त्यौहार है। अगर हम म्यांमार की बात करें, म्यांमार का महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है, तो यहाँ पर है आपका थिंगयान। क्या है?
थिंगयान। थिंगयान जो है ये आपके म्यांमार का महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपके अप्रैल में। कब? अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक है। अगर श्रीलंका का महत्वपूर्ण त्यौहार की बात करें कौन सा है इसका? श्रीलंका का यहाँ पर आपका कतारा गामा। क्या है? कतारा गामा ये आपके श्रीलंका का महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है दिया आपका 24 दिसंबर, ऑप्शन बी दिया आपका 25 सितंबर, ऑप्शन सी दिया आपका 24 अक्टूबर और ऑप्शन डी दिया आपका 25 नवंबर। ऑप्शन डी किया दिया 25 नवंबर। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है कब आपका? मनाया जाता है आपके 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक, अगर हम 24 अक्टूबर को बात करें, 24 अक्टूबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को बनाया जाता है राष्ट्रीय क्या मनाया था? संयुक्त राष्ट्र दिवस। क्या मनाया था? संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस ये कब मनाया था? ये मनाया था 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को, क्योंकि क्या हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब गठन हुआ था। ठीक है। और ये अगर शुरुआत इसकी कब हुई थी, मतलब 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाना शुरू कब हुआ था? हुआ था आपके 1948 से। 1948 से ये दिवस मनाना शुरू हुआ था। गठन हुआ था 45 में, लेकिन मनाना शुरू हुआ था आपके 1948 से। अगर पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपके हाथ पे न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन है दिया आपका धार्मिक जीवन, ऑप्शन भी दिया आपका राजनीतिक नीतियाँ और ऑप्शन सी दिया आपका ऑप्शन ए था आपका आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी दिया आपका राजनीतिक नीतियाँ और ऑप्शन सी दिया आपका धार्मिक जीवन, ऑप्शन डी दिया आपका सामाजिक जीवन। ऑप्शन डी किया दिया है सामाजिक जीवन। पूछा था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? मतलब कौटिल्य क्या है पुस्तक, मतलब पहले कौटिल्य की बात करें, कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य का मतलब कौन थे? ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्हीं का नाम था क्या? चाणक्य। क्या था? चाणक्य। ठीक है, ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। और चाणक्य यानी कौटिल्य के एक बुक है, कौन सी? उनकी बुक क्या है? अर्थशास्त्र, जो जिसका संबंध किससे है? मतलब अर्थशास्त्र में किसके बारे में बताया गया? तो बताया गया आपको राजनीतिक के बारे में, न कि इकोनॉमिक्स के बारे में। किसमें बताया गया है? किसके बारे में? राजनीतिक नीतियाँ। मतलब पूछा था कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? किस पर डाला गया? डाला गया आपके राजनीतिक नीतियाँ के बारे में, मतलब राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, बच्चे खेलते समय कैरम बोर्ड पर पाउडर इसलिए मतलब छिड़कते हैं, मतलब किस लिए डालते हैं? था छिड़कते हैं। ठीक, क्या क्वेश्चन गया कि बच्चे खेलते समय कैरम बोर्ड पर पाउडर इसलिए छिड़कते हैं। ऑप्शन दिया आपका घर्षण घटाने के लिए, ऑप्शन भी दिया आपका घर्षण बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी दिया आपका सुगंध देने के लिए और ऑप्शन डी क्या दिया है? बोर्ड को चमकाने के लिए। बोर्ड को यानी कि जो मतलब बोर्ड होता है जिस पे खेला जाता है उसको चमकाने के लिए। तो जब पाउडर का प्रयोग होता है कैरम बोर्ड पर, मतलब कैरम बोर्ड पर, तो किसके लिए करते हैं? तो उसका मतलब प्रयोग होता है आपके घर्षण घटाने के लिए। किसके लिए? घर्षण घटाने के लिए, जिसके कारण मतलब जो बोर्ड होता है आपका चिकना हो जाता है और जो आपका स्ट्राइकर होता है वो आपके तेजी से काम करता है। क्या? स्ट्राइकर जो होता है आपका तेजी से कार्य करता है, स्ट्राइकर। और अगर पूछे क्या कैरम बोर्ड जो होता है उसमें कितनी गुट्टियाँ होती हैं? तो उसमें टोटल आपकी 19 गुट्टियाँ होती हैं। कितनी? 19 गुट्टियाँ होती हैं। ठीक है, अब उनमें कितने? 9 सफ़ेद होते हैं आपके, 9 सफ़ेद होते हैं और 9 काले रंग के होते हैं और एक जो होता है आपका एक लाल होता है।
और लाल को अगर से पूछे किस नाम से जाना जाता है तो इसे जाना जाता है आपको रानी के नाम से जानते हैं। किसे? लाल लाल वाली गुट्टी को रानी के नाम से जानते हैं। टोटल इसमें 19 गुट्टियाँ होती हैं और एक स्ट्राइकर होता है जिसके द्वारा उन गुट्टियों को मतलब उनके मतलब जो आप मतलब गेम होता है उसमें भेजा जाता है। ठीक है, गुट्टियों को भेजा जाता है, उसे स्ट्राइकर कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? ऑप्शन ने दिया आपका वत्सराज, ऑप्शन भी दिया आपका नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी दिया आपका मिहिर भोज और ऑप्शन डी दिया आपका नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन डी क्या दिया है? नागभट्ट प्रथम। पूछा गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वराह थी? ऑप्शन दिया आपका वत्सराज, लेकिन मतलब उपाधि अगर पूछे किसकी कौन सी आदि वराह उपाधि किसकी थी? तो थी आपकी मिहिर भोज की, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। किसकी थी? मिहिर भोज की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? असम में चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ने दिया आपका 1835 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया आपका 1837 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया आपका 1839 ईस्वी में और ऑप्शन डी दिया आपका 1841 ईस्वी में। ऑप्शन डी क्या दिया? 1841 ईस्वी में। ठीक है, तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी आपके 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? ऑप्शन ने दिया आपका लंदन, ऑप्शन बी दिया आपका रोम, ऑप्शन बी दिया आपका पेरिस, ऑप्शन सी दिया आपका रोम और ऑप्शन डी दिया ब्रुसेल्स। ऑप्शन डी क्या दिया है? ब्रुसेल्स। तो वर्साय का महल जो है निम्नलिखित में किस राजधानी मतलब किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? तो आपके है पेरिस के पास। किसके? पेरिस के पास, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन है दिया आपका लंदन। लंदन अगर पूछे किस नदी किनारे स्थित है तो ये आपके थेम्स नदी किनारे। किस नदी के? थेम्स नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? लंदन। और पेरिस की बात करें, पेरिस से आपके सेन या सीन नदी किनारे, सीन नदी के किनारे कौन सा शहर? पेरिस है। ठीक है, और रोम की बात करें, रोम इटली मतलब इटली का एक शहर है रोम, जिसके मतलब जो रोम जो है किस नदी किनारे स्थित है? आपके टाइबर नदी के, टाइबर नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? ये आपके रोम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ने दिया आपका लैपटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन बी दिया वर्क स्टेशन, ऑप्शन सी दिया आपका माइक्रो कंप्यूटर और ऑप्शन डी दिया आपका मल्टी कोर। ऑप्शन डी क्या दिया है? मल्टी कोर। तो किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से जाना जाता है? जाना जाता है आपके लैपटॉप कंप्यूटर, यानी ऑप्शन है हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है? क्या पूछा है कि किस स्थान पर दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर जो है सबसे अधिक होने की संभावना है? ऑप्शन है दिया आपका चिल्का झील, ऑप्शन भी दिया आपका माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी दिया आपका थार रेगिस्तान और ऑप्शन डी दिया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो चलिए देखते हैं मतलब किसके बीच मतलब कहाँ पर दिन और रात के बीच तापमान में सबसे अधिक अंतर होता है? तो किसके बीच होता है? तो होता है आपके थार रेगिस्तान, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। मतलब ऐसा होता क्यों है? तो अगर हम बात करें जो पानी होती है, पानी के जितने भी रूप होते हैं वो हवा को अत्यधिक ठंडा और गर्म होने से रोकते हैं। मगर रेगिस्तान में क्या होता है? रेगिस्तान में जो होता है कि वहाँ पर नमी कम होती है, नमी की कमी होती है, वहाँ पर पानी की कमी होती है, यानी नमी की कमी होती है और इसलिए वहाँ पर गर्मी भी अधिक होती है और रात के समय में ठंडे भी अधिक लगते हैं। इसलिए जो होता है आपके थार रेगिस्तान में जो दिन और रात के बीच का तापमान होता है उसमें सबसे ज़्यादा अंतर आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? चंदन की लकड़ी भारत के किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? ऑप्शन ने दिया आपका
उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियों में। ऑप्शन बी दिया आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। ऑप्शन सी दिया आपका मैंग्रोव वन में। और ऑप्शन डी दिया आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। तो बात कर रहा है चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी भारत के किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो पाई जाती है आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में चंदन की लकड़ी भारत में पाई जाती है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारत के संविधान का कौन सा भाग, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ऑप्शन ए दिया आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन बी दिया आपका मूल अधिकार। ऑप्शन सी दिया आपका उद्देशिका। और ऑप्शन डी दिया आपका 7वीं अनुसूची। ऑप्शन डी क्या दिया है? 7वीं अनुसूची। किसकी बात करें? भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है वो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो कौन सा मतलब भाग है? वो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे डैश में 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता है। 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता है। ऑप्शन ने दिया आपका 1 महीने। ऑप्शन बी दिया है 1 सप्ताह। ऑप्शन सी दिया है 1 दिन। और ऑप्शन डी दिया आपका आधा दिन। तो जिसे मतलब अगर बात करें क्या बोला कि अर्थशास्त्री जो हैं उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे मतलब 1 दिन में, 1 महीने में, 1 सप्ताह में या आधा दिन में 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता है। तो अगर बात करते हैं आधा दिन में, किसमें? आधा दिन में। आधा दिन में अगर किसी को 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता तो उसे अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए दिया आपका BC 261 कलिंग युद्ध। ऑप्शन बी दिया आपका AD 78 शक संवत की शुरुआत। ऑप्शन सी दिया आपका AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत। और ऑप्शन डी दिया AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। तो इसमें से पूछा कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो अगर हम 261 कलिंग युद्ध की बात करते कब हुआ था? आपके 261 के समय हुआ था। और शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 AD। और मुस्लिम युग की शुरुआत मतलब मुस्लिम युग की स्थापना भी आपके 622 के आसपास हो गया था, और 622 में। ठीक है। और औरंगजेब की मृत्यु की बात करते हैं, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी आपकी 1707 में। कब? 1707 में। इसमें दिया 1709। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये गलत आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? ऑप्शन ए दिया आपका उत्तराखंड। ऑप्शन बी दिया आपका राजस्थान। और ऑप्शन सी दिया आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन डी दिया है मध्य प्रदेश। किसकी बात कर रहा है? भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति मतलब किस राज्य में है? तो ये आपके उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये कौन सी थी? ये भोटिया जनजाति थी। अगर पूछे भूटिया जनजाति, ये भोटिया थी, ये भूटिया। भोटिया और भूटिया। ठीक है, भोटिया होगी आपकी उत्तराखंड में। अगर से भूटिया पूछे तो आपकी सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। भूटिया कहाँ पर? आपके सिक्किम में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका सुलाहकुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता व राम बारात उत्सव यूपी के किस जिले में मनाया जाता है? यूपी के किस जिले में मनाया जाता है? कौन सा है मतलब महोत्सव है? सुलाहकुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता व राम बारात उत्सव यूपी के किस जिले में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है कहाँ पर? ये मनाया जाता है आपके आगरा में। कहाँ पर? आगरा में मनाया जाता है। ठीक, कहाँ पर? आगरा में। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे लखनऊ में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? लखनऊ में लखनऊ महोत्सव के ही नाम से एक महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? लखनऊ महोत्सव। लखनऊ महोत्सव मनाया जाता है, जो कि आपके अवध के कलाओं का प्रदर्शन मतलब उसमें होता है। अवध के कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। अवध के कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, अवध के कलाओं का प्रदर्शन इसमें किया जाता है। अगर से वाराणसी की बात करें, वाराणसी में कौन से है? यहाँ पर है आपका देव दीपावली। देव दीपावली। एक है आपका गंगा महोत्सव या गंगा दशहरा। गंगा महोत्सव। गंगा महोत्सव या गंगा दशहरा।
गंगा दशहरा। दशहरा, गंगा महोत्सव और गंगा दशहरा जो है आपका ये एक ही है, ठीक है। और ये वाराणसी के साथ साथ प्रयागराज में भी आपके मनाया जाता है, ठीक है। अगर पूछे कानपुर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कानपुर में आपका बिठूर गंगा महोत्सव। कौन सा है? बिठूर, बिठूर गंगा महोत्सव। बिठूर गंगा महोत्सव, बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके कानपुर में मनाया जाता है, ठीक है। पूछा था सुलाहकुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता और राम बारात उत्सव यूपी के किस जिले में मनाया जाता है? मनाया जाता है आपके आगरा में। नहीं, ऑप्शन ही हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? उत्तराखंड, उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ऑप्शन ने दिया आपका मेरठ, ऑप्शन बी दिया आपका सोनभद्र, ऑप्शन सी दिया आपका सहारनपुर, ऑप्शन डी दिया है मुजफ्फरनगर। अगर हम पूछे किसके किसके, तो यूपी का मैप जो है कुछ इसी टाइप से है, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका यूके, और यहाँ पर है आपका हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर है आपका हरियाणा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा जिला है? यहाँ पर आपका सहारनपुर है। कौन सा? सहारनपुर, सहारनपुर। तो सहारनपुर जो है आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तीनों राज्य से सीमा अपना बनाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। कौन सा? सहारनपुर। अगर हम सोनभद्र की बात कर लें, सोनभद्र कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो यहाँ पर है आपका सोनभद्र। सोनभद्र के साथ कौन कौन से लगते हैं? एक तो लगता है आपका मध्य प्रदेश, फिर यहाँ से लगता है छत्तीसगढ़, यहाँ पर लगता है झारखंड, और यहाँ से लगता है आपका बिहार। बिहार भारत का एकमात्र जिला है जिसके साथ 4 राज्य आपके सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। किसके साथ? सोनभद्र के साथ। किसके साथ? सोनभद्र के साथ, ठीक है। सोनभद्र के साथ ये आपके 4 राज्य हैं, जो कि मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। तो चलिए पूछा था हमारा कि उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश का सीमा किसकी बनती है? तो बनती है आपके सहारनपुर की, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो अब